नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये साल खत्म होने को है। एक चीज जो इस साल में सबसे ज्यादा हुई वो थी चुनाव। लोकसभा चुनाव से महाराष्ट्र के चुनाव तक चुनाव ही चुनाव। दर्जनों पार्टियों के हजारों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला देश के करोड़ों लोगों ने किया। अगले साल की शुरुआत फिर से चुनावों से होगी। खासकर दिल्ली और बिहार के इलेक्शन देखने लायक होंगे। इन सब चुनाव के बीच एक चीज जो हमेशा चर्चा का विषय रहती है वो है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। गरीबों के जो वोट है वो ईवीएम के कारण खराब हो रहे हैं। ईवीएम में कमी है वो सुनने को तैयार नहीं है। लगातार ईवीएम को गाली है और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे। ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। मैं वो ईवीएम छोड़ दो, हम तो ईवीएम कुछ नहीं। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जब जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो या फिर नतीजे कुछ इस तरह आए कि जीतने वाले को भी यकीन ना हो, ऐसे हालात में ईवीएम पर उठते सवाल नाजायज नहीं लगते। जैसा अभी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद हुआ। मैं खुद वहां पे था, मेरी 4-5 टीम वहां पे मौजूद थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था। पब्लिक खुल के महायुति के खिलाफ थी, कह रही थी महंगाई ने कमर तोड़ दी, लेकिन नतीजे गड़बड़ आए। कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव के जैसे ही नतीजे आए, सब एक तरफा हो गया। और तो गोदी मीडिया के चैनलों पर हो रहे एग्जिट पोल भी महायुति गठबंधन को इतनी सीटें नहीं दे रहे थे। कुछ महीने पहले इसी महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनावों में बिल्कुल अलग तरह का मतदान किया था। शिंदे फडणवीस अजीत पवार गठबंधन ने आधा क्रेडिट मोदी को और आधा क्रेडिट लाड़की बहन योजना को दिया। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार का गठबंधन अभी भी इस तरह की एक तरफा हार को हजम नहीं कर पा रहा। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम टेम्परिंग की तमाम शिकायतें भी की गई, मगर हुआ कुछ नहीं। चुनाव आयोग कुछ करेगा नहीं, सब जानते हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम जांच की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि चुनाव जीतने पर कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं करता, बस हारने पर ईवीएम का दोष निकाल देते हैं। अब चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन से हमारे साहेब प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु जी चंद्रचूड़ साहब के यहाँ आरती करते हुए नजर आए, तो सब लोगों ने मान लिया गगोई हो या चंद्रचूड़, दाल में काला होता ही रहता है। मगर क्या सच में ईवीएम में गड़बड़ी संभव है? विकसित देशों के लोग आज भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ईवीएम के क्या फायदे और नुकसान हैं, जानते हैं आज की मेरी इस रिपोर्ट में। ये बात तो सही है कि जब कोई चुनाव हारता है तभी वो हारने के सही कारण जानना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हवा बना रखी है कि केवल कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ही ईवीएम की शिकायत करते हैं, ये गलत है। जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारी तो ईवीएम की शिकायत करने वालों में पहला नाम लाल कृष्ण आडवाणी का था। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि कांग्रेस ने चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी कर जीता है। इन्होंने ये भी कहा कि जब जर्मनी और अमेरिका जैसे बड़े देश ईवीएम रिजेक्ट कर चुके हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। आडवाणी जी तो खैर उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। राजनीति से जबरदस्ती दिलवाया गया संन्यास लिए उन्हें काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन एक नेता और है जो आज भी राजनीति में पैर जमाए हुए है और आज ईवीएम टेम्परिंग की बात पर विपक्षी दलों का मजाक उड़ाते हैं। वो है सुब्रमण्यम स्वामी। यही स्वामी जी कई साल पहले ईवीएम की गड़बड़ी साबित करने कोर्ट तक चले गए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली माइक्रोचिप जापान में बनती है और खुद जापान के लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इस चिप में बाहर से डाटा फीड किया जा सकता है। इनके पुराने इंटरव्यू की छोटी सी एक क्लिप देखिए। दिस माइक्रो कंट्रोलर चिप इज प्रोड्यूस्ड बाय ए जापानीज कंपनी ऑन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द Electronic Corporation of India. I contacted the Japanese company and asked them, do you use the same chip in Japanese elections? They said, are you mad? We will never touch an electronic voting machine. In Japan, we use ballot papers.
मगर आज भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को ईवीएम में कुछ गलत नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं और आप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अपने कहे को ही झुठला दे। ना हम चुनाव जीते हैं और ना हारे हैं, मगर एक वोटर के नाते ये जानना हमारा अधिकार है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं उसे वो वोट जा भी रहा है या नहीं। इसलिए ईवीएम को जानना समझना और जरूरी हो जाता है। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले 1982 में हुआ, केरल के परवूर इलाके में। 1998 में इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को आधिकारिक तौर पर चुनावों में इस्तेमाल करना शुरू किया और कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2014 से सारे लोकसभा और विधानसभा चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। ईवीएम आने का सबसे बड़ा कारण है बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं से बचना। ये कारण बताया गया कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, ईवीएम के आने से बंद हो जाएगी। फर्जी बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो या हारने वाले कैंडिडेट का बूथ पर हमला करके बैलेट पेपर चुराना हो, ऐसी घटनाएं होती रहती थी भारत में। इसलिए धीरे धीरे ईवीएम भारत के लोकतंत्र का हिस्सा बनी। साथ ही इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ईवीएम से वोट की गिनती बहुत जल्दी होती है। सोशल मीडिया एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कुछ दिन पहले ही इस बात की तारीफ भी की थी। मस्क का कहना था कि भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोट गिन लिए जाते हैं, वहीं कैलिफोर्निया में बैलेट पेपर मिलाने में 3 हफ्ते लग रहे हैं। लेकिन एलन मस्क भी पाला बदलने में किसी राजनेता से कम नहीं है। कुछ महीने पहले कह रहे थे कि वो सिर्फ बैलेट पेपर पर भरोसा करते हैं क्योंकि उसे हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम में इस्तेमाल कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से हैक किया जा सकता है। आप भी इनका बयान देखिए। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line. And it's really difficult to hack paper ballots. आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर ही ट्वीट करके लिखा था कि भारत में इस्तेमाल ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जवाब में मस्क ने फिर कहा कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। वैसे आईटी मिनिस्टर के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? भारत की ईवीएम मशीन में ऐसा क्या खास बात है? चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, यानी किसी भी बिजली के उपकरण या वायरलेस से जुड़ी हुई नहीं होती है। हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की कि कुछ ईवीएम में बैटरी का 99% चार्जिंग दिखाई दे रही थी चुनाव खत्म होने के बावजूद। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। लेकिन इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम सिंगल यूज बैटरी से चलती है। बैटरी का चार्ज कम हो सकता है और ऐसी सूरत में बैटरी बदली जा सकती है। जिस तरह कैलकुलेटर को हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी बाहरी चीज से नहीं जुड़ा होता है, इसी तरह ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, चुनाव आयोग ने ये फरमाया। लेकिन ये पूरी तरीके से संतुष्टि वाला जवाब नहीं है। मान लेते हैं कि कैलकुलेटर हैक नहीं हो सकता, लेकिन जानबूझकर गलत तो डिजाइन किया जा सकता है। चुनाव आयोग बताता है कि ईवीएम एक वन टाइम प्रोग्राम मास्टर चिप पर काम करता है। ना इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को पढ़ा जा सकता है, ना रीराइट किया जा सकता है, ऐसी बातें करता है। लेकिन चुनाव आयोग इस बात का कोई जवाब नहीं देता कि अगर यह वन टाइम प्रोग्राम जब मशीन में फिट किया गया, उसी वक्त अगर जानबूझकर फॉल्टी प्रोग्राम फिट किया गया हो, यानी मशीन को टेम्पर करने की जरूरत ही नहीं, मशीन डिजाइन ही टेम्पर्ड हुई हो, तो क्या होगा? जैसे कि उसका वन टाइम प्रोग्राम कुछ इस तरह से डिजाइन हो कि 1000 वोटों के बाद जितनी बार भी मशीन प्रेस होगी वो सारी वोट किसी एक उम्मीदवार को जाएगी, कमल के निशान को जाएगी। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन आज की रिपोर्ट का मकसद सिर्फ ये जानना है कि क्या ऐसा हो सकता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चलता है कि ईवीएम का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग 2 पब्लिक सेक्टर कंपनी करती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आती है, और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नीचे है। यानी कि दोनों सरकारी कंपनी हैं, इनमें काम करने वाले इंजीनियर सरकार के नीचे हैं। मतलब भले ही चुनाव आयोग सरकार से मुक्त हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन मशीन सरकार ही बना रही है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार जो ईवीएम बन गई वो 100 साल चलेगी। ईवीएम की एक्सपायरी डेट होती है 2019 के चुनाव आयोग ने बताया कि उसे 14 लाख नई मशीनों की जरूरत है।
अब जिस तरह आडवाणी जी ने 2009 में कहा कि कांग्रेस ने ईवीएम से चुनाव जीता है, यानी 2004 से 2009 में क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और मशीनें सरकार बनाती है, तो संभव है कि मशीनों की प्रोग्राम ही गड़बड़ बनाई गई हो। उसी तरह हो सकता है कि 2019 के बाद जो नई मशीनें आई और पिछले 5 सालों से इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें से कुछ या सारी मशीनें डिजाइन और प्रोग्रामिंग के लेवल पर ही गड़बड़ हो। वो इस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई हो कि वोट भी ठीक डलवाए, काउंटिंग भी ठीक करे, हैक भी ना की जा सके, लेकिन प्रोग्रामिंग ही गलत हो। जैसे कि किसी एक मशीन को डिजाइन किया जाए कि केवल उस मशीन में किसी एक खास कैंडिडेट को एक भी वोट मिलेगा ही नहीं। समझने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी के पुराने इंटरव्यू पर चलते हैं, जहां उन्होंने एक खास बात कही। उनका कहना था कि कुछ पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां उन्हें 0 या 1 या 2 वोट मिला। स्वामी का कहना था कि हर बूथ पर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट होता है, कम से कम वो और उसका परिवार तो वोट डालते ही होंगे, फिर वोट 0 कैसे हो सकते हैं? मतलब मशीन में कुछ गड़बड़ है। And I found that out of the 1500 polling booths, in 500 polling booths I got 0, 1 or 2 votes. So I told the court, how is it possible that a party which has 5 polling booth members, कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि अब तक ईवीएम हैकिंग और टैंपरिंग पर आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, लेकिन ईवीएम डिजाइनिंग पर कोई सवाल आज तक नहीं हुआ। जबकि ईवीएम बनाने का काम खुद सरकार के पास है। ईवीएम पर पूरी तरह भरोसा करने का एक ही तरीका है, आप और मैं जिसे वोट डाल रहे हैं हमें उसका नाम दिखाई दे। 2013 से चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल शुरू किया। ईवीएम के साथ इस मशीन को जोड़ दिया जाता है। जिस उम्मीदवार को वोट डलेगा उसका नाम और चुनाव चिन्ह की एक रसीद वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के लिए दिखती है, लेकिन इस मशीन को सब ईवीएम के साथ नहीं जोड़ा जाता। चुनाव आयोग हर विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन को जोड़ता है। 2019 के चुनाव से पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि कम से कम 25% मशीनों के साथ वीवीपैट मशीन लगनी चाहिए ताकि गड़बड़ी की आशंका को खत्म किया जा सके, मगर इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट है, साहब का दोस्त भी तो हो सकता है। वजह थी चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट। इस एफिडेविट के अनुसार जितनी वीवीपैट जोड़ी जाती हैं उतनी काफ़ी हैं। इस तर्क के लिए आयोग ने 2 कारण दिए। नंबर 1, चुनाव आयोग का कहना था कि 2013 से 2019 के बीच बहुत सारे चुनाव हुए, लेकिन केवल वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन के तालमेल में गलती मिली। केवल लेकिन 2019 में कारवां मैगजीन के आर्टिकल ने दावे की धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल में साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव आयोग ने झूठा हलफनामा दिया है। कैसे, आइए देखते हैं। आयोग ने एफिडेविट में कहा कि मई 2017 के बाद के सब चुनावों में मिलकर 1500 पोलिंग बूथ में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हुआ और गलती भी नहीं पकड़ी गई, एक भी गलती नहीं पकड़ी गई। मगर 2017 के गुजरात चुनावों में वहां के चीफ इलेक्शन का ऑफिसर बीबी सोरेन ने माना था कि 4 जगह मिसमैच मिला। वागरा, द्वारका, अंकलेश्वर और भावनगर में 4 सीटें थीं जिनमें एक पोलिंग बूथ पर मिसमैच की खबरें आई थी। हालांकि इस तरह के मिसमैच के पीछे का कारण टैंपरिंग ना होकर कुछ और था। पोलिंग अफसर मॉक पोल को वोटों से हटाना भूल गया था। इस तरह की बातें की गई, मगर चुनाव आयोग का ये कहना था कि गड़बड़ ही नहीं मिली, और वो भी हलफनामा में। वो कम से कम चुनाव आयोग की लापरवाही या फिर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। इस हलफनामे में एक और बात कही गई, अगर 5 वीवीपैट मशीनें हैं तो एक मशीन का ईवीएम से मिलान काफ़ी है। इस दावे के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिकल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट का नाम भट्ट रिपोर्ट पड़ा क्योंकि 3 सदस्यों की इस रिपोर्ट के चेयरमैन थे अभय भट्ट, जो इंडियन स्ट्रेटेजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिशियन हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में केवल 479,479 ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीनों का सही मिलान ही 99.99 कॉन्फिडेंस से ये बता देगा कि वाकई और ईवीएम और वीवीपैट सब मशीनें ठीक हैं। कमाल की बात देखिए, एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में पता चला कि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर इंडियन स्ट्रेटेजिकल इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा काम ही नहीं है, सीधे भट्ट साहब को चिट्ठी लिखी। खैर छोड़िए,
किसने क्या कहा, क्यों कहा और कब कहा। सवाल यह है कि क्या इस तरह का दावा ठीक था या गलत। इस बात की पड़ताल के लिए 2020 में कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्टर्स बनाया, जिसका काम था कि पड़ताल करना कि ईवीएम पर भरोसा करने के लिए वीवीपैट मशीनों की कितनी ज़रूरत है। इस कमीशन के चेयरमैन बने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन लोकर और उनके साथ रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला भी थे। गौर कीजिए, ये विपक्षी पार्टी के लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और चुनाव आयोग के रिटायर्ड बॉस की बात कर रहा हूं। इस कमीशन ने बहुत सारे वैज्ञानिकों से बात की। पूछा गया कि क्या वाकई ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता और क्या भट्ट रिपोर्ट ठीक है जो कहती है कि बस 479 वीवीपैट मशीनों का मिलान काफ़ी है। MIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस जांच में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी 16 पेज की रिपोर्ट कमीशन को भेजी, जिसमें कहा गया था कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है और किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अलग है, इसलिए हैक करना मुश्किल है। साथ ही ये भी कहा गया कि किसी इंडियन ईवीएम मशीन के हैक किए जाने की पुख्ता खबर अभी तक नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि डिजाइन के वक्त ऐसा किया जा सकता है। डिजाइन के वक्त माइक्रोचिप बदली जा सकती है। अनडिटेक्टेड एरर का जानबूझकर किया गया बदलाव भी हो सकता है। और अगर चुनाव आयोग जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो उसके लिए ईवीएम के डिजाइन को पब्लिक करना चाहिए और ईवीएम की जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा हो जो डिजाइन को भी चेक कर सके। साथ ही सब मशीनों को वीवीपैट मशीन के साथ जोड़ा जाए ताकि हर वोटर को ये दिख सके कि उसका वोट किसे गया है। लेकिन इन सब बातों पर चुनाव आयोग ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। जिस भट्ट रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने भरोसा जताया, उसे सिटीजन कमीशन के प्रोफेसर ने साइंटिफिक तौर पर गलत बता दिया। इनके अनुसार भट्ट रिपोर्ट की सबसे बड़ी गलती है पूरे देश को एक जनता मान लेना। 2% के फॉल्ट रेट पर भी भट्ट रिपोर्ट के हिसाब से केवल 20,000 ईवीएम के फॉल्टी होने का पता चलेगा। वहीं हमारे देश में कुछ हजार वोट और केवल कुछ मशीनों की खराबी एक पूरी लोकसभा सीट के नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, पुराने इलेक्शन कमीशन और देश विदेश के प्रोफेसर की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने कोई भरोसा नहीं दिखाया और ना ही उस पर कोई काम किया। करते भी कैसे गांधी जी के 3 बंदरों की तरह हैं। हालांकि इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2023 में फिर से विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सारी ईवीएम मशीन को वीवीपैट से जोड़ने की बात कही, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मांग को खारिज कर दिया। सीधे तौर पर 2 बातें हैं। ईवीएम भले टेम्पर या हैक ना हो सकती हो, लेकिन जानबूझकर गलत डिजाइन की जा सकती है और ऐसे किसी भी दावे को खारिज करने का एक ही तरीका है, हर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगी हो, हर वोट के साथ पर्ची निकले। जहां हजारों करोड़ रुपया चुनाव रैलियों में लगाए जा सकते हैं, वहाँ कुछ करोड़ रुपए की लागत से वीवीपैट मशीन भी खरीदी जा सकती है। और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती, सवाल उठते रहेंगे और ऐसे जरूरी सवाल आपकी मदद से मैं उठाता रहूँगा। आप बताते रहिए कि मैं सही बोला या गलत। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।